नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का टॉपर्स आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैकल्टी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएससी 2022 के लिए यूपीएससी सीएससी जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस का और मेंस एग्जामिनेशंस का जो सिलेबस है उसको हम लोग आज डिकोड करेंगे। यानी यूपीएससी 2022 में जो एस्पिरेंट एग्जाम देने जा रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है प्री और मेंस के लिए, उसको किस प्रकार से तैयार करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक विशेष ध्यान देना चाहिए और कौन किस तरह से उसको हमको पढ़ना है। तो आज के सेशन में हम डिकोड करेंगे सिलेबस ऑफ जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर यूपीएससी 2022। तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने फ्रेंड्स को जल्दी शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी चीज़ों का जानकारी हो सके। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी सीएससी की जो परीक्षा होती है वो 3 स्टेज में होती है। प्रिलिमिनरी, मेंस एंड पर्सनालिटी आपका टेस्ट, यानी कि पीटी, यानी कि इंटरव्यू कहते हैं उसको। तीनों ही सेक्शन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप देखें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में, तो जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी से लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस आने की संभावना हमेशा रहती है। मेंस में थर्ड पेपर में 3 क्वेश्चंस या उससे जुड़े हुए टॉपिक जोड़ दिया जाए तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में भी, यानी कि आपका पर्सनालिटी टेस्ट में भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कोई भी रिसेंट जो डेवलपमेंट हुआ है, नई रिसर्च हुई है, या अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या अगर आप समाज को सर्व करने जा रहे हैं, तो साइंटिफिक जो डेवलपमेंट है या आपका जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो कितना है, ये आपको विशेष तौर से जानना चाहता है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है वो हमको, पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी है कि जनरल साइंस को हमको जो पढ़ना है वो यूपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा में, यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, कहीं से भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डिकोड नहीं किया है। उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो क्या पूछने जा रहा है। उसमें केवल जनरल साइंस नाम से एक पॉइंट लिखा हुआ है, उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों को तैयारी करनी होती है। बट हम अगर पिछले 10 सालों, 15 साल, 20 साल के अगर यूपीएससी के पेपर्स को देखते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखते हैं, तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, एक हम एनालिसिस कर सकते हैं कि यूपीएससी का प्रश्न पूछने का दायरा कहाँ तक है। फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से, साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी के पोर्शन है वहां से क्वेश्चन वो किस दायरे में पूछता है। तो हम लोगों ने इसकी एक एनालिसिस की है पिछले 10 सालों, 15 सालों के प्रश्नों को देख करके, और उससे हम लोगों ने सिलेबस को डिकोड किया है कि एक एस्पिरेंट जो तैयारी करने जा रहा है, अभी स्टार्ट किया है, उसको ये दिक्कत ना हो कि उसको क्या क्या पढ़ना है। तो एक ब्रीफ में हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। हम सभी एस्पिरेंट से हमेशा ये कहते हैं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं तो कम से कम अपनी पुरानी जो बुक्स हैं, आपने जो 9th में, 10th में, 6th 7th में जो पढ़ी होंगी साइंस की, उसको एक बार दोबारा आप रिवाइज जरूर कर लीजिए। उससे आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। जो चीजें आपने पहले बचपन में पढ़ी हैं वो आपके रिकॉल हो जाएंगी। एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके माइंड में कहीं दबा हुआ है वो फिर से उभर के आ जाएगा और आप उसको इजिली समझ पाओगे। साथ ही साथ एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, आपका 6 से लेकर के 10 तक की जो साइंस की बुक्स हैं, उनको भी आप एक बार इजीली अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका यूपीएससी के लिए या अदर स्टेट पीसीएस के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका तैयार हो जाता है। उसमें खास करके बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंसेस को लेकर के जो टॉपिक्स दिए होते हैं उनको आपको समझने का प्रयास करना होता है। सबसे अच्छा होता है कि आप जो बुक आपने अपने क्लास में, एकेडमी में पढ़ी हैं, वो उन बुक्स को अगर आप पढ़ते हैं तो उससे होता क्या है कि आपने पहले पढ़ रखा है तो आपको पढ़ने में आसानी होती है, आपको चीजों को समझने में आसानी होती है और आप उससे पहले से ही क्या हो, फेमिलियर होते हो उस टॉपिक से, उस चैप्टर से, उस वर्ड से, उस पैराग्राफ से। तो उससे आपको एक चीजें क्लियर होती चली जाती हैं कि आपको कैसे क्या करना है, इजिली आप उसको कर लेते हो। और साथ ही साथ एनसीईआरटी से भी आपको कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स भी आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहिए।
तो आज हम आपको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बायोलॉजी सेक्शन को अगर देखा जाए तो यूपीएससी में बायोलॉजी से क्वेश्चंस कौन कौन से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना चाहिए। कोई विषय आप पढ़ रहे हैं उसकी विशेष टर्मिनोलॉजी आपको जाननी चाहिए। तो टर्मिनोलॉजी के लिए एक अलग से क्लास होती है, उसको आप करना होगा। और ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साइटोलॉजी यानी कि सेल बायोलॉजी से और जेनेटिक्स से। सेल कितने टाइप के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2020 में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका कॉम्पोजिशन कैसा होता है, वो कैसे कार्य करते हैं। जीन और जीनोम, जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स, ये चीजें आपको बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ये आपको बायोटेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में ही विशेष योगदान देगा। और जो बच्चे मेंस में जो एस्पिरेंट मेंस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में अगर आप देखते हैं तो ये टॉपिक आपको वहां पे पढ़ने पड़ते हैं। वही चीज आपको पढ़नी है जो आप यहाँ पढ़ लेंगे या वहां पढ़ लेंगे तो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो एंथ्रोपोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। साइटोलॉजी और जेनेटिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट है उनको पढ़ना ही पढ़ना है। और जीएस के लिए भी पढ़ना हुआ है क्योंकि यहाँ से बायोटेक्नोलॉजी से प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, इंडिजेन प्रोग्राम क्या है, जीनोम मैपिंग ऑफ बासमती राइस, इंडियन कोबरा जीनोम डिकोडेड, ये चीजें जो रिसेंट में हुई हैं इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए, आरएनए, उनके टाइप, डीएनए के बारे में, डीएनए की खोज जिसने की थी, डीएनए का स्ट्रक्चर और उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, डीएनए से डीएनए बनता कैसे है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैसे होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए इन ऑर्गेनिज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स, किस सेल ऑर्गेनेल्स में डीएनए पाया जाता है, किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, वायरस में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल कैसे काम करता है। इन चीजों को बेसिक कंसेप्ट हमको आपको समझना होता है। वैसे ही आरएनए के बारे में आपको, आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए। इस पर देखिए 2020 और 2021 दोनों में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। मेंस भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा सकता है। और एसआई आरएनए, आरएनए या जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए पॉलीमर एंजाइम कैसे काम करता है, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए का प्रोटीन में कन्वर्ट होना यानी कि आरएनए की जो कोडिंग है उससे अमाइनो एसिड जुड़ करके प्रोटीन बनाना के काम करना, जेनेटिक कोड कैसे काम करता है, जीन म्यूटेशन क्या होता है, जीन में जो सडन चेंज हो जाता है उससे वैसे वेरिएशंस आ जाते हैं, जीन म्यूटेशन से जुड़े हुए डिजीज कौन कौन सी होती हैं, और जेनेटिक हेरिटेंस यानी कि जो जीन्स हैं या जो डीएनए हैं या क्रोमोसोम हैं वो एक माता पिता से उनके बच्चों में कैसे इनहेरिट होते हैं, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये सारा कुछ आपको एंथ्रोपोलॉजी के फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी आपको समझना होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी मतलब ये होता है कि किस प्रकार से एक एम्ब्रियो से एक बच्चे का विकास होता है, सेल डिवीजन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जाइगोट कैसे बनता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, स्टेम सेल क्या होते हैं, उनका कितने टाइप्स के होते हैं, उनके सोर्स क्या हो सकते हैं, और उनकी पोटेंसी जो होती है, टोटी पोटेंसी, प्लूरी पोटेंसी, मल्टी पोटेंसी या आपका यूनिपोटेंट, क्लोन डेवलपमेंट कैसे होते हैं, क्लोन जो डॉली का बनाया गया था, बहुत सारी भैंस बनाई गई है, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड इट्स फंक्शन, मानव में पोषण और उनके कार्य कैसे होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, प्रोटीन, विटामिन, वाटर, ये किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये क्या हमको प्रोवाइड करते हैं, इनमें कितने टाइप के होते हैं, इनके सोर्स क्या होते हैं, इनकी कमी अधिकता से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, इन चीजों को हम डिस्कस करते हैं। न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसऑर्डर, अगर पोषण की अधिकता या कमी से कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे क्वाशरकोर, मेरेस्मस या विटामिन डिफिशिएंसी डिजीज बहुत सारी होती है, पानी की कमी से, प्रोटीन की कमी से, फैट की कमी से, कार्बोहाइड्रेट कमी से या इन चीज की अधिकता से डिजीज जो डिसऑर्डर हो जाते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ना है, समझना है। ऐसे ही प्लांट बायोलॉजी से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके।
प्लांट बायोलॉजी में जैसे फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, फोटोसिंथेसिस में इसका क्या रोल होता है, पिगमेंट्स जो होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, जैंथोफिल, कैरोटिनॉइड, एसेसरी पिगमेंट्स और जो आपके मेन पिगमेंट्स होते हैं उनके बारे में, C3, C4 और CMP पाथवे क्या होता है, जो आपका साइकिल चलती है उसके बारे में, क्रैंज एनाटॉमी क्या होती है, C3 प्लांट कौन होते हैं, C4 प्लांट कौन होते हैं, CMP प्लांट कौन कौन से होते हैं, कार्बन फर्टिलाइजेशन और कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। फोटो रिस्पिरेशन क्या होता है, प्लांट का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में डाइकॉट और मोनोकॉट, इनकी विशेष जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। प्लांट किंगडम और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लांट किंगडम उनके बेसिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, प्लांट हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, उनके ग्रोथ में क्या रोल है, जैसे आपका ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया और इथाइलिन हो गया, इनके सोर्स क्या होते हैं, कैसे केमिकल फार्मूला क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे ये काम करते हैं। प्लांट टिश्यू के बारे में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, जाइलम, फ्लोएम, इन सब के बारे में डेली हमको पढ़ना होता है। इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीज, जो प्लांट डिजीज वायरल से, वायरस से, फंगस से, बैक्टीरिया से और वर्म से डिजीज जो हो जाते हैं या न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी डिजीज हो जाते हैं, उनके बारे में में यहाँ पढ़ना है। ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। इसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक भी आपको बेसिक चीजें पढ़नी है। इसमें आपको मेनली जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। 2021-22 हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, टूल्स कौन कौन से हम इसमें जेनेटिक यूज करते हैं, मेथड क्या होता है, बायोसेफ्टी कैसे होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाए जाते हैं, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से का यूज हम लोग वैक्सीन बनाने में, मेडिसिन बनाने में, बहुत सारे जो है वो वेरिएंट बनाने में, प्लांट और एनिमल बनाने में, बहुत सारी चीजों को बनाने में यूज करते हैं। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का काम क्या होता है, पीसीआर के कंपोनेंट कौन होते हैं, कितने स्टेप में होता है, पीसीआर कितने टाइप के होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर और रियल टाइम पीसीआर। ये जो आपका कोरोना वायरस के समय में बहुत ज्यादा ये हाईलाइटेड रहा है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको हमको ध्यान में रखना है। जीनोम एडिटिंग क्या होती है, जीन एडिटिंग और उसका एप्लीकेशन। तो आने वाले समय में डिजीज को क्योर करने के लिए हम लोग बहुत मेजर लेवल पर जीन एडिटिंग करेंगे। कोई डिफेक्टेड जीन है उसको हम एडिट कर सकते हैं, कोई खराब जीन को हम निकाल सकते हैं, उसका हम मरम्मत कर सकते हैं या उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। क्लस्टर्ड रेगुलेटरी ट्रांस इंटरपेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट, क्रिस्पर, ये कई बार पूछा गया है, क्रिस्पर केस 9, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक प्रकार का ये आपका समझ सकते हैं, ये सीजर होता है, नेचुरल सीजर है, जो आपको क्या करेगा, रिस्ट्रिक्टेड साइट से डीएनए को कट करने का काम करता है। ये कैसे काम करता है, इसमें नोबेल प्राइज भी दिया गया था 2020 में। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। आरएनए इंटरफेरेंस या को सप्रेशन क्या होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग क्या होती है, क्वेलिंग एंड इट्स एप्लीकेशन, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। माइक्रो आरएनए और स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए क्या होता है, जीन साइलेंसिंग क्या होता है, जीन थेरेपी के बारे में हमको पढ़ना है, जीन ड्राइविंग टेक्नोलॉजी के बारे में हमको पढ़ना होता है, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना होता है। इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट क्या सेल क्या होती है, इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो प्लोरीपोटेंट सेल का, यानी कि जो आपका जो ब्लास्टोला स्टेज होती है, 8 सेल स्टेज होती है या 16 सेल स्टेज होती है, वहां से हम सेल निकालते, एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है, तो हम प्लूरीपोटेंट सेल को हम क्या कर देते हैं, इंड्यूस करके उसको हम लोग मल्टी टोटीपोटेंट बना देते हैं, तो उसको आईपी सेल्स कहा जाता है, इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल्स कहते हैं। इसका एक टेक्निक है, कैसे बनाते हैं, इसका क्या यूज होता है, सेल की पोटेंसी, टोटीपोटेंसी, ओमनीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, ओलिगोपोटेंट और यूनिपोटेंट, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी क्या होता है, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर, जो हम लोग क्लोनिंग करते हैं तो उसमें हम लोग सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर करते हैं।
3 पेरेंट बेबी जब हम करते हैं तो वहां पर क्या होता है, आपका स्पिंडल जो होते हैं उनका ट्रांसफर हम लोग कर देते हैं। साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर ट्रांसफर हम लोग वहां पे करते हैं। इम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हम लोग करते हैं। यहीं पर हम लोग जिफ्ट की बात करते हैं, गैमीट इंट्राफर्टिलिटी ट्रांसफर या जिफ्ट जाइगोट इंट्राफर्टिलिटी ट्रांसफर, फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर हम लोग कर देते हैं। इसकी ये बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे इस चीज को। प्लास्टोम इंजीनियरिंग एंड इट्स एप्लीकेशन, प्लास्टोम और उसका इंजीनियरिंग और एप्लीकेशन क्या होता है। क्लीन जीन टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्रीलॉक्स पी सिस्टम क्या है, सोमैटिक सेल रिकॉम्बिनेशन क्या है, जीन नॉकआउट क्या होता है, टिश्यू कल्चर कैसे करते हैं, टिश्यू कल्चर कितने टाइप का होता है, एग्रोबैक्टीरिया मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन क्या होता है, आर्टिफिशियल सीड कैसे बनती है, माइक्रो प्रोपागेशन कैसे करते हैं, इसमें हम लोग गन मेथड से करते हैं, इंजेक्ट कराना, जो आपका जो वेक्टर होते हैं उनको इंजेक्ट कराना, उनके लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनको कैसे हम उनका क्या रोल होता है, जैसे बैक्टीरियोफेज का, इशरिशिया कोलाई बैक्टीरिया का। जेनेटिक इंजीनियरिंग का इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हम कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के बारे में, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स के बारे में, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, इन सब के बारे में भी यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछता है, इसकी हमको विशेष जानकारी होनी चाहिए। हर्बिसाइड्स, डिजीज एंड पेस्ट इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि जो बीटी कॉटन है या इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे प्लांट उगाए जा रहे हैं जो हर्बिसाइड और पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं, उनकी क्या इकोनॉमिक वैल्यू क्या होती है, उनका जो है एक प्रकार से साइंटिफिक मोड क्या है, उन चीजों को हमको यहाँ पर समझना होता है। स्ट्रेस टॉलरेंस इन प्लांट, प्लांट में स्ट्रेस को टॉलरेंस करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक अपनाई जाती है, मॉलिकुलर फार्मिंग कैसे करते हैं, एडिबल वैक्सीन कौन कौन सी होती है, कैसे बनाई जाती है, बायोफ्यूल कौन कौन से प्लांट से या किस प्रकार से बनाई जाती है, पॉलीक्रैक क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर के बारे में हमको पढ़ना है, क्लीन मीट, लैब ग्रोन, इन विट्रो और कल्चर्ड मीट कैसे बनाया जाएगा, लैब में हम मीट को कैसे बना सकते हैं जो क्लीन मीट कहते हैं, वायरस रेजिस्टेंस थ्रू क्रिस्पर केस 9 एंड अदर, बारनेस एंड बार स्टार सिस्टम क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में बताएंगे आपको। इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट क्वालिटी और बायोफोर्टिफिकेशन, बायोफोर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है कि उसमें किसी भी क्रॉप की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, उसको हम लोग बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। जैसे गोल्डन राइस, राइस में हम लोग विटामिन ई, रेटिनॉल के जीन्स को डाल देते हैं। FLVR सावर टोमेटो, फ्लेवर सेवर टोमेटो में हम उसको बायोफोर्टिफिकेशन कर दिया गया है। ये कैसे करते हैं, इसकी टेक्निक क्या है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं और इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है, इनको आपको समझना होगा। प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, जैसे वैक्सीन कैसे बनती है, 2021 के प्री में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। जेनेटिकली मॉडिफाइड रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए वैक्सीन होती है, वेक्टर वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन कैसे बनती है, उस पर पूछा गया क्वेश्चन था। एंटीबायोटिक से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, प्रोटीन, एंजाइम, बायोप्लास्टिक, RDNA प्रोडक्ट्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट, ये कैसे बनाए जाते हैं, इसकी हमको विशेष जानकारी होनी चाहिए। फर्मेंटेशन कैसे होता है, बायोलीचिंग या माइक्रोबियल माइनिंग क्या होती है, माइक्रोबियल बायोमास कैसे काम करते हैं, इनका क्या उपयोग होता है, ये सब हमको डिटेल में पढ़ना पड़ता है। इसके बाद इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग को बायो रिमीडिएशन पढ़ना है, यानी कि जो भी पोल्यूशन हुआ है उसको कैसे हम बायोलॉजिकली रिमूव कर सकते हैं, उसको बायो रिमीडिएशन कहते हैं। उसको हम लोग अगर हम बैक्टीरिया के द्वारा करते हैं तो उसको माइक्रोबियल बायोरिमीडिएशन कहते हैं। कैसे कर सकते हैं, फाइटो रिमीडिएशन प्लांट द्वारा अगर हम करते हैं, जैसे राइजोफियर बायोरिमीडिएशन करते हैं, फाइटो स्टेबलाइजेशन करते हैं, फाइटो एक्युमुलेशन करते हैं, राइजो फिल्ट्रेशन करते हैं, फाइटो वोलाटाइलाइजेशन करते हैं, फाइटो डिग्रेडेशन करते हैं और हाइड्रोलिक कंट्रोल करते हैं। और
माइक्रो रेमिडिएशन करते हैं, माइको रेमिडिएशन करते हैं। माइको मतलब फंगी के द्वारा हम लोग कैसे करते हैं। तो ये चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी, इनको आपको याद रखना है, इसको पढ़ना डिटेल में हमको। ये सिलेबस है, इसको हम लोगों को एक एक करके चीजों को आपको पढ़ाया जाएगा। एग्रो इकोसिस्टम मॉडलिंग कैसे क्या होती है, बायो फर्टिलाइजेशन फिल्ट्रेशन क्या होता है, बायोडिग्रेडेशन क्या होता है, बायो मार्कर्स क्या होते हैं, बायो सेंसर क्या होते हैं, बायो एनर्जी के बारे में, बायो रिएक्टर लैंडफिल्स के बारे में, डिकम्पोजिशन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको दोनों के लिए हमको समझना है, पढ़ना है। कई बार बायो मार्कर के बारे में पूछ लिया है, बायो सेंसर के बारे में पूछा गया है, बायो एनर्जी के बारे में पूछा गया है, बायो डिग्रेडेशन के बारे में पूछा गया है। आगे भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। इसके बाद आप देख रहे हैं 2020 से लेकर के कोरोना ने पूरी दुनिया तबाही मचा के रखी हुई है। तो हमको वायरल डिजीज या अन डिजीज को लेकर के अपने हेल्थ पे कॉन्शियस रखना है। तो हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ह्यूमन इम्यून सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को, बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम को, कोई भी पैथोजन होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। तो इम्यून सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, लायर डिफेंस क्या होता है, इन्नेट इम्यून सिस्टम क्या होता है, एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम क्या होता है, सेलुलर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं इम्यून सिस्टम के, इन्फ्लामेशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होते हैं, इम्यून रिस्पांस कितने टाइप के होते हैं, ह्यूमोरल ब्लड में, सेलुलर सेल के अंदर ये करता है बी लिम्फोसाइट, ये टी लिम्फोसाइट के द्वारा कैसे काम करते हैं, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी कैसे काम करती है, यानी कि जो आपके मेमोरी सेल्स होते हैं कैसे बनती हैं, वो कैसे काम करती हैं, एंटीबॉडीज कैसे काम करते हैं इम्यून सिस्टम में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। एंटीजन कैसे काम करते हैं, वैक्सीन और उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, वैक्सीनेशन कैसे होता है, ह्यूमन वैक्सीन प्रोजेक्ट जो है आपका, डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन इम्यूनिटी और टोपांगा ऐसे, इसके बारे में आपको पढ़ना है। डिजीज के बारे में, डिजीज क्लासिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं, सोर्स एंड इम्पोर्टेंट डिजीज बैक्टीरिया से, वायरस से, कोविड-19, फंगी से, प्रोटोजोआ से, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वाटर से, एयर से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन से होते हैं, कैसे फैलते हैं, वेक्टर क्या होते हैं, जैसे मॉस्किटो हो गया, बैट हो गया, वर्म हो गए, फ्लाई हो गया, ये सब वेक्टर की तरह काम करते हैं। सिम्टम क्या होता है उसका, ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट क्या होता है, इसके अलावा जेनेटिक डिजीज कौन कौन सी होती हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको समझनी होंगी। एज अ नॉर्मल पर्सन भी आपको जानना चाहिए, एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट भी आपको जानना चाहिए, और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, कहीं ऑफिसर बनते हैं, तब भी आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट को अगर आप सर्व कर रहे हैं, अगर उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो वहाँ का जो भी आपका मेडिकल ऑफिसर होगा उसकी बातों को समझ पाए, चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करना है उनको आपकी समझ होनी चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो इस चीज़ों की जानकारी आपको बेसिक होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो आपका है डिफेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन मिसाइल। इंडियन मिसाइल की शुरुआत किसने की थी, और मिसाइल जो होती है रेंज के आधार पे कितने प्रकार की होती है, लॉन्चिंग मोड के आधार पे कितने प्रकार की होती है, ये चीज आपको जाननी होंगी। मेजर इंडियन मिसाइल इंडिया में कौन कौन सी हैं, मेजर इंडियन आर्टिलरी कौन कौन सी हैं, मेजर इंडियन टैंक कौन कौन से हैं, मेजर इंडियन सबमराइन और उसके क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं, इंडियन डिफेंस एयरक्राफ्ट जैसे राफेल अभी चर्चा में था, टेक कंपोनेंट इंडिया में कौन कौन से हैं, मेजर मिसाइल व्हीकल कौन कौन सी हैं, वार्निंग सिस्टम इंडिया में कौन कौन से हैं, नेवल शिप इंडिया में कौन कौन से हैं, डिफेंस प्रोग्राम कौन से इंडिया में चल रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज भारत का और अन्य देशों के साथ क्या चल रहा है, मेजर लेटेस्ट इनोवेशन एंड R&D इन डिफेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिफेंस में क्या इनोवेशन चल रहे हैं रिसेंट में, ये DRDO के द्वारा, ये चीजें आपको समझनी होंगी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आपकी समझ भी यहाँ पे विकसित होनी चाहिए। इसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में आपको क्यूपर बेल्ट क्या होता है, केबियोस क्या होता है, गोल्डीलॉक जोन क्या होता है, एक्सोप्लैनेट क्या होता है, मेटियोर्स क्या होते हैं, एस्टेरॉयड क्या होते हैं, स्पेस क्या होता है,
इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। स्पेस कितने टाइप के होते हैं, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। स्पेस में कौन कौन चीजें होती हैं, स्पेस जो है वो वैक्यूम होता है या उसमें कुछ चीजें होती हैं, उनका क्या महत्व होता है, इन सब चीजों की आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ऑर्बिट कितने टाइप के होते हैं, सर्कुलर सैटेलाइट ऑर्बिट, लियो लो अर्थ ऑर्बिट, मियो मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जीएसओ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इनको हम लोग सर्कुलर ऑर्बिट कहते हैं। इलिप्टिकल सैटेलाइट ऑर्बिट जो होते हैं, हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट एचईओ, पोलर ऑर्बिट होते हैं। पोलर ऑर्बिट में एक तो पोलर होते हैं, एक सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होते हैं, एसएसओ होते हैं। ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनमें कौन कौन सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, उनका एप्लीकेशन क्या होता है, इन सब चीजों को हमको डिटेल में पढ़ना होता है। यहाँ से प्रिलिमिनरी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं और आपसे पर्सनालिटी टेस्ट में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। टाइप ऑफ सैटेलाइट, जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कौन कौन से होते हैं, नेविगेशन सैटेलाइट कौन से होते हैं, स्पेस साइंस एंड एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट कौन कौन से होते हैं। भारत सभी में काम कर रहा है। तो आपको बता कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहाँ लॉन्च किए जाते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कहाँ लॉन्च किए जाते हैं, नेविगेशन सैटेलाइट किस ऑर्बिट में लॉन्च किए जाते हैं, इनको कौन सा रॉकेट लेकर के जाता है, ये चीजें आपको, लॉन्च व्हीकल कौन सा लॉन्च व्हीकल इसको लेके जाएगा, पीएसएलवी किसको लेके जाएगा, जीएसएलवी किसको लेके जाएगा, जीएसएलवी मार्क थर्ड किसको लेकर जाएगा, और जो एडवांस जो हम लोग लॉन्च व्हीकल बना रहे हैं उनका क्या महत्व है और उनसे हम किन की चीजों को लेके जाएंगे। स्पेस साइंस और एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट में से आपका गगनयान हो गया, आपका जो चंद्रयान हो गया, इनका क्या महत्व है, इनको किससे लॉन्च किया जाएगा या किया गया है, इनकी जानकारी आपकी होनी चाहिए। ये कैसे काम करते हैं, ये सफल हुए कि असफल हुए, कितना सफल हुए हैं, इन चीजों की, अगर असफल हुए तो कहाँ पे इन कमी रह गई है, इन चीजों की आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए। लॉन्च व्हीकल में सबसे पहले SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके बाद ASLV ऑगमेंटेड लॉन्च व्हीकल, फिर इसके बाद ये हमारे हायरार्की है, जनरेशन है, जिससे हम जब से हम लोगों ने इंडिया ने लॉन्च व्हीकल बनाना शुरू किया है तब सबसे पहले SLV-3, फिर ASLV, फिर PSLV, फिर GSLV, फिर GSLV Mark 2, फिर Mark 3 और इसके बाद आपका RLV TD पे काम कर रहा है, स्क्रैमजेट इंजन पे, TD पे, क्रायोजेनिक इंजन पे काम कर रहा है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, विकास इंजन, ग्रीन प्रोपेलेंट पे काम कर रहे हैं हम लोग, साउंडिंग रॉकेट पे काम कर रहे हैं। तो ये आपके लॉन्च व्हीकल हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, समय के साथ साथ इसमें बदलाव किया गया है, समय के साथ साथ इसको और उन्नत किया गया है और अलग अलग ऑर्बिट में भेजने के लिए इनको उस लायक बनाया गया है जिससे कि हम भारी सैटेलाइट को भी लॉन्च कर सकें, 4000 5000 टन के जो सैटेलाइट्स हैं उनको हम भेज सकें। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए हम बड़े सैटेलाइट को लंबी दूरी तक ले जा सकें, इसलिए हमको फ्यूल, उस प्रकार के रॉकेट की हमको जरूरत पड़ती है, लॉन्च व्हीकल की। तो हम लोग धीरे धीरे उसमें GSLV MK3 तक हम लोग काम कर चुके हैं। अब हमारा उद्देश्य है कि हम एक लॉन्च व्हीकल को एक से अधिक बार यूज कर सकें, जिससे कि हम सैटेलाइट को छोड़ करके या अपना मिशन पूरा करके उसको वापस ले आएं और फिर उससे हम दूसरे सैटेलाइट को भेज सकें। तो उसके लिए हम लोग रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का एक डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, TD। तो स्क्रैमजेट इंजन TD चल रहा है। तो इन चीजों को हम लोग, क्रायोजेनिक इंजन भारत ने बनाया हुआ है, तो ये चीजें हम लोग समझना है, क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, इसका फ्यूल क्या होता है, ये कहाँ लगाया जाता है, कितने स्टेज के जो है लॉन्च व्हीकल होते हैं, PSLV कितने स्टेज का होता है, GSLV कितने स्टेज का होता है, कौन से फ्यूल यूज किए जाते हैं इसमें, इसको उसके लॉन्चिंग का प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पे काम करते हैं, कहाँ से छोड़े जाते हैं ये हम इंडिया में, इन सब चीजों की हमको विशेष जानकारी होनी चाहिए। मेजर इंडियन मिशन जैसे चंद्रयान, मंगलयान, एस्ट्रोसैट प्रोग्राम है, इनके बारे में हमको विशेष जानकारी होनी चाहिए। चंद्रयान हो गया, मंगलयान हो गया, एस्ट्रोसैट हो गए, और यहाँ पे आपका आदित्य L1, ये भी आदित्य L1 की बात हम लोग करेंगे। स्पेस फिनोमेना, सुपरनोवा एक्सप्लोजन कैसे होता है, न्यूट्रिनो क्या होते हैं, देखो न्यूट्रिनो पे क्वेश्चन भी इस बार 2021 में पूछा गया था। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं, यहाँ पर भी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था। रेड शिफ्ट फिनोमेना क्या होता है, इवेंट होराइजन क्या होता है, सुपर ब्लड ब्लू मून क्या होता है, सुपर ब्लड वोल्फ मून क्या होता है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होता है, इन सबसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इंपॉर्टेंट ग्लोबल स्पेस मिशन नासा का, ईएसए का, रोसकॉस्मोस, जक्सा, चाइनीज स्पेस लेबोरेटरी, अलग अलग देशों के जो स्पेस मिशन है वो उनके नाम क्या हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, चीजों को आपको याद रखना होगा। यूनिक एंड सिग्नेचर स्पेस मिशन विद characteristic like nuclear powered or solar powered and first to achieve the milestone। हम लोग यूनिक और सिग्नेचर स्पेस मिशन के काम कर रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर्ड हम भेजें वहां पर, सोलर पावर्ड हम लोग भेजें, उसके लिए हम क्या काम कर रहे हैं इसकी हमको जानकारी होनी चाहिए। और हमको जो पढ़ना होता है वो आपका प्लेनेटरी सिस्टम जो हमारा है, हमारे जो सोलर सिस्टम में जो गृहीय तंत्र है, प्लेनेट क्या होते हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन क्या होता है, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के साथ साथ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को किस में मेजर करते हैं, 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि प्रकाश वर्ष से क्यों नापते हैं। प्लेनेट और सैटेलाइट में क्या डिफरेंस होता है, गोल्डी लॉक जोन क्या होता है, प्लूनेट क्या होता है, सूर्य का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, सोलर साइकिल और सन स्पॉट कैसे काम करते हैं, हेलियोस्फीयर, हेलियोपॉज और इंटरस्टेलर स्पेस क्या होते हैं, एस्टेरॉयड, पल्सर, कॉमेट क्या होते हैं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या होती है, परसीज्ड मेट्रोसोवर क्या होते हैं, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनकी चर्चा हम लोग करेंगे। सजिटेरियस ए क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये सजिटेरियस ए क्या होता है। जब हम लोग बात करेंगे वहां पर क्या कहते हैं क्या कहते हैं सजिटेरियस ए की हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग लीगो और लीगो की बात करते हैं वहां पर, तो वहां पे काम आएगा सजिटेरियस ए कैसे काम करता है। जो आपका ब्लैक होल सिस्टम की बात हम लोग करेंगे कैसे काम करता है, एरोकोट क्या होता है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, सरस्वती सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज के बारे में बात करेंगे, टेलीस्कोप एंड उसके ऑब्जर्वेशंस कैसे होते हैं, इन सब चीजों की आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ न्यूक्लियर साइंस एंड मॉडर्न फिजिक्स भी क्वेश्चन पूछता है। न्यूक्लियर साइंस और मॉडर्न फिजिक्स की आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। एटॉमिक पार्टिकल, एटॉमिक मॉडल कैसे काम करता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, पाई मेजॉन क्या होते हैं, पॉजिट्रॉन क्या होते हैं, और साथ ही साथ इनके जो एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्वांटम थ्योरी आपको जानी चाहिए, क्वांटम इंटेंगलमेंट फिनोमेना क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स कैसे काम करती है, क्वांटम सुपरमेसी क्या होती है, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, ये आपको नैनो टेक्नोलॉजी में काम आएगा। क्रॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, क्रॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, रमन इफेक्ट क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत, जनरल रिलेटिविटी, सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी क्या होती है, एक्स रे, कॉस्मिक रेज, ये सब बेसिक जानकारी हमको होनी चाहिए। यहाँ से भी आपसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक एक चीज को हमको समझना है, उसको प्रयास करना है। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है, न्यूक्लियर बम और आपका हाइड्रोजन बम में क्या डिफरेंस होता है, सन की एनर्जी जो होती है फ्यूल सोलर एनर्जी वो कहाँ से आती है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, कैसे काम करती है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स कैसे काम करते हैं, थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कैसे काम करते हैं, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर आइटर, टोकामैक, रशियन बिल्ड फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट, इन सब के बारे में आपको विशेष जानकारी हमको न्यूक्लियर एनर्जी के आधार पर होनी चाहिए। इसकी बेसिक जानकारी हमको होनी चाहिए और करंट से जोड़ के इसको हमको पढ़ना है। न्यूक्लियर फ्यूल क्या होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल जैसे आपका यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल कैसे होता है, इनरिच्ड यूरेनियम क्या होता है आपका, इनरिच्ड यूरेनियम के कौन से होते हैं आपके, ये आपसे पूछ लेता है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इंडिया में, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी कहाँ पे, न्यूक्लियर पावर प्रोग्रामिंग कैसे होती है, स्टेज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कौन कौन स्टेज होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, कैसे काम कर रहे हैं, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं एनर्जी के अलावा, किस फील्ड में, एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, और आपका नैनो टेक्नोलॉजी में कहाँ कहाँ पे इसका हम यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे।
मैग्नेटिज्म एक टॉपिक है, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटोस्फीयर, अर्थ में मैग्नेटिज्म कैसा कैसे काम होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हमको अच्छे से समझना है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स से लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपीएससी 2021 के प्री में क्वेश्चन आया था आपका, एलईडी के बारे में पूछा गया था, एलईडी और आपका सोडियम लैंप के बारे में पूछा गया था, ये इलेक्ट्रॉनिक्स जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। डायोड और ट्रायोड के बारे में, सोलर सेल के बारे में, कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप के बारे में, रडार, लेजर, सेमीकंडक्टर, ऑप्टिलो ऑप्टिलो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये चीजें हमको बेसिक पढ़नी है। यहाँ से आपका जो आपका एलईडी होता है, सीएफएल होता है, उसका कैसे निर्माण हुआ है, सोडियम लैम्प जो होते हैं, बल्ब जो होते हैं वो कैसे बने थे, पिक्चर ट्यूब कैसे बनी थी, जो आपकी ये सारी चीजें आपको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोगों को पढ़ना होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे लगातार पूछे जाते हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी की हम अगर बात करते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी की, तो ग्रीन टेक्नोलॉजी मतलब होता है जहाँ पे पॉल्यूशन कम हो और डेवलपमेंट ज़्यादा हो, तो उसके लिए सोलर एनर्जी, फोटोवोल्टिक सेल का यूज करते हैं। सोलर थर्मल सेल कैसे काम करता है, विंड एनर्जी कैसे काम करती है, बीएस नॉर्म्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स कैसे काम करते हैं, लिथियम सल्फर बैटरी का क्या प्रिंसिपल होता है, इसकी हम लोग बात करेंगे आपको। बायोफ्यूल, जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल कैसे होता है, फ्यूल सेल कैसे काम करता है, हाइड्रोजन सेल कैसे काम करता है, माइक्रोवियल सेल कैसे काम करता है, बायो टॉयलेट कैसे काम करते हैं, ये सब ग्रीन टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं और इनसे लगातार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉल्यूशन और इन्वायरमेंटल कंसर्न को ध्यान में रख करके ग्रीन टेक्नोलॉजी से लगातार क्वेश्चन पूछे जाने का जो सिनेरियो बढ़ा है, आगे भी पूछा जाएगा, तो हमको ऐसे टॉपिक को डिटेल में हमको पढ़ना है। नैनो टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो नैनो टेक्नोलॉजी मीन्स ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें हम लोग किसी भी मटेरियल को 10⁹ मीटर के रेंज में उसका हम लोग अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग नैनोमीटर कहते हैं। 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच के पार्टिकल को हम लोग क्या करते हैं, इसमें डील करते हैं, उसको हम लोग स्टडी करते हैं, उसको यूज करके नए नए कॉम्पोनेंट या नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं और उसका यूटिलाइज करते हैं, उसको हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें लोग नैनो मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं, जैसे बक्की बॉल्स होता है, कार्बन नैनो ट्यूब्स, ग्रेफीन, नैनो कंपोनेंट जैसे नैनो फाइबर, नैनो वायर, डीएनए ओरिगामी, नैनो फ्लावर्स और उसका नैनोलॉजी का एप्लीकेशन। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर जो आपके क्वांटम डॉट्स वगैरह होते हैं उनकी हम लोग बात वहाँ पे करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड लेटेस्ट इनोवेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम लोग वाईफाई, लाईफाई, ब्लूटूथ के जो नए वर्जन आ रहे हैं, क्यूआर कोड, 5th जनरेशन नेटवर्क जो आपका आ रहा है, G5 जिसको हम लोग कह देते हैं, G5 कैसे काम करता है, ई गवर्नेंस, भीम हो गया, यूपीआई हो गया, और चीजें नई आ रही हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID के बारे में, इमर्जिंग इनोवेशंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस, मशीन लर्निंग और मॉलवेयर, इन सब चीजों के लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद डेटा लोकलाइजेशन की बात हम लोग करेंगे, क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे, क्रिप्टो करेंसी पे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेंस में भी। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, 4D प्रिंटिंग की बात करेंगे, ह्यूमनॉइड रॉबोट कैसे काम करता है, इसका क्या प्रिंसिपल होता है, 3D और 4D प्रिंटिंग की बात हम लोग करेंगे, कैसे 3D प्रिंटिंग से हम किसी ऑर्गन का कैसे डेवलपमेंट करते हैं, ऑर्गन की प्रिंटिंग कैसे कर लेते हैं, या किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी वस्तु की हम लोग प्रिंटिंग कैसे करेंगे, इसका हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मिसलेनियस में जो भी टॉपिक आपके बच जाते हैं, जैसे आपका नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज किस लिए मिला, किसको मिला, उसके बारे में, या कोई करंट में कोई मुद्दा रहा हो किसी चीज को लेकर के, उसके बारे में लोग बात करेंगे। कोई साइंटिस्ट है, कोई रिसर्च हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। कोई साइंटिस्ट को कोई अवार्ड मिला हुआ है, किसी ने कोई बुक लिख दिया है, या कोई साइंटिस्ट की डेथ हो गई है पुराने, या किसी साइंटिस्ट ने जो पुराना कोई वर्क किया था वो नया उसका कोई सोशली डेवलप काफी हो चुका हो, काफी उसका यूज हो रहा हो, उससे काफी बेनिफिट हो रहा हो, तो इन सब चीजों को हमको ध्यान में रखना है। खास करके हमको न्यूज़पेपर को ध्यान में रखना है और वहां से हमको मिसलेनियस के टॉपिक को निकाल लेना है।
इसके बाद प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करते हैं, मोस्टली फिजिक्स के प्री में हमको फिजिक्स में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ के जाना होता है, जैसे बिग बैंग थ्योरी कैसे काम करती है, क्वांटम मैकेनिक्स कैसे काम करती है, फर्मियंस एंड बोसान कैसे काम करते हैं, 4 फंडामेंटल जो फोर्स होते हैं नेचर में, आपके जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, आपका जो क्या कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, आपका स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है, और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ये जो 4 फोर्स हैं, इनके बारे में आपको जानकारी विशेष होनी चाहिए। डार्क मैटर क्या होता है, नेगेटिव मैटर क्या होते हैं, हिग्स बोसान क्या होता है, ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं, एफआरपी कंपोजिट मटेरियल क्या होते हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। ये विशेष जानकारी आपको फिजिक्स की यूपीएससी के लिए होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको कुछ जानकारी जो आपको वेव्स की होनी चाहिए, खास करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की होनी चाहिए, साथ ही साथ जैसे एक्स रेज, गामा रेज, और आपको जो रेडियो एक्टिव जो रेडिएशंस होते हैं अल्फा, बीटा और गामा के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। खास करके आपको साउंड वेव की जानकारी होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। लाइट की जो प्रॉपर्टी होती है, लाइट का जो फिनोमेना होता है, लाइट की जो डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर के फिनोमेना और आपके जो है आपके वेव नेचर के फिनोमेना, इन दोनों को आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से आपसे क्वेश्चंस आपको फिजिक्स के पूछ लेता है, इनको भी आपको थोड़ा सा डिटेल में ध्यान रखना होगा। केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री में मुख्य रूप से डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ में जो केमिस्ट्री का हम लोग यूज करते हैं, मोस्टली वहीं से क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का पूछा जाता है। केमिकल फूड में हम लोग जो केमिकल यूज करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट हो गया, फूड प्रिजर्वेटिव्स हो गए, कलरिंग हो गए, फूड कलर हो गए, उनका हम यूज कर पढ़ते हैं। ड्रग्स जैसे एंटासिड, एंटी हिस्टामिन, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स, ट्रंक्विलाइजर जो होते हैं, आपका जो एंटीपायरेटिक जो होते हैं, जो आपके एंटीपायरेटिक हो जाते हैं, जो आपको बुखार के लिए जो होते हैं और दर्द के लिए जो होते हैं, आपके कुछ ट्रंक्विलाइजर्स हो जाते हैं, एंटासिड हो जाते हैं। इसके अलावा जो आपका एनाल्जेसिक जो होते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, इनके बारे में आपसे पूछ सकता है। क्लींजिंग एजेंट जो होते हैं, सोप होता है, डिटर्जेंट होते हैं, सोप डिटर्जेंट के बारे में आपसे पूछा, डिफरेंस क्या होता है इनमें। ग्लास के बारे में, वाटर सॉफ्टनर, वाटर प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, डिसइंफेक्शन कैसे करते हैं, माइक्रोवेव ओवन कैसे काम करता है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ ही इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आपका जो पोल्यूशन होता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जो हैवी मेटल्स होते हैं जैसे आपका और कुछ केमिकल्स हो जाते हैं, वो कैसे काम करते हैं, जैसे आपका मैग्नेटाइट कैसे काम करता है, आयरन जो है कैसे पोल्यूशन करता है, लेड कैसे करता है, आपका क्रोमियम कैसे कर देता है, मरकरी कैसे कर देता है, बेंजीन कैसे पोल्यूशन कॉज करता है, गैसेस जो आपकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये कैसे पोल्यूशन कॉज करती हैं, इनके बारे में। बहुत सारे पॉलीमर्स के बारे में आपको जानकारी मुझे, पॉली बिस्फेनॉल ए हो गया, जिसे 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इतना अगर हम लोग डील करते हैं इसको, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। मेरा ये मानना है कि अगर आपने इतनी चीजों को अच्छे से पढ़ लिया है तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। आवश्यकता इस बात की होती है कि आप इन टॉपिक्स को कितनी गहनता के साथ और कितने मन से इसको तैयार किया है, रिवीजन कितना आपने किया है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने इसको केवल पढ़ लिया है, अपने अंतरात्मा में उसका मनन नहीं किया है, उसको आपने रिवाइज नहीं किया है, देखिए यूपीएससी को अगर आप भूल जाएंगे तो यूपीएससी आपको भूल जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप यूपीएससी को हमेशा याद रखें, और यूपीएससी को याद रखने का मतलब ये है कि यूपीएससी का जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आपको याद होने चाहिए। हमेशा आप यूपीएससी के साथ रिलेशन बना के रखिए, यूपीएससी को लगे कि हाँ आप उसके साथ जुड़े हुए हो। जैसे जैसे यूपीएससी को लगेगा कि आप जुड़े हुए हो, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा।
जहां आपको लगा कि आप यूपीएससी से दूर हो रहे हो, यूपीएससी आपसे बहुत ही दूर चला जाएगा। तो ये जो मैंने बताया है आपको, ये सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है कि किसी साल क्वेश्चंस कम पूछे जाएं या किसी साल किसी टॉपिक से ना पूछे जाएं, लेकिन ओवरऑल जो मैंने आपको बताया है कि ये हर साल इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है कि इस बार केमिस्ट्री से आ गया, अगले साल फिजिक्स से आ जाए, अगले साल बायोलॉजी से आ जाए, कोई टॉपिक आपसे पूछ सकता है, कोई छूट सकता है। बेसिक जानकारी हमको इतनी ही रखनी है, इसी के ऊपर हमको अपना, ये हमारा बेस है, इस फाउंडेशन है, इसी के ऊपर हमको अपनी बिल्डिंग डेवलप करनी है और यूपीएससी के साथ हमेशा अपने आप को एक रिश्ता बना के रखना है, उसके साथ जुड़े रहना है, भूलना नहीं है। यूपीएससी को हमेशा लगे कि आप उसके पीछे हो, आप उसका हाथ पकड़े हुए हो, यूपीएससी को लगे कि आप कभी भी उससे दूर नहीं हो। ये तब लगेगा जब आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करोगे, जो वो मांगता है, जो उसकी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग करते रहोगे, तो आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आता रहेगा और आप अच्छा परफॉर्मेंस भी दे पाओगे अपने एग्जाम में। तो ये था आज का हमारा डिकोड किया हमने सिलेबस। इसको हम लोग एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाएंगे, आपको पढ़ाएंगे, इसके नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे आपको। तो जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़िएगा और लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास कीजिएगा अपने साथ, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार फिर आप लोगों का टॉपर्स आईएएस की तरफ से सभी लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट।